नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल टेक 20 पर। गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। जी हाँ गाइज, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में हमारे यहाँ ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू कोई भी कामगार जो अपना खुद का काम करता हो या फिर वो किसी तरह अपनी आजीविका अर्जित करता हो, वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे। बात करें अगर हम ई श्रम पोर्टल के बारे में, तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करीब 38 करोड़ कामगारों को फ़ायदा होगा। जी हाँ गाइज, सरकार इस पोर्टल के जरिए नेशनल डेटाबेस तैयार करेगी और इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगार को एक कार्ड जारी किया जाएगा जो ई श्रम कार्ड के नाम से जाना जाएगा। इस कार्ड की मदद से जो पंजीकृत कामगार होगा वो देश में कहीं भी कभी भी बहुत सारी जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जाती है वो उसका लाभ ले सकेंगे। इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे कि आपको कार्ड किस तरह से बनाना है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इसमें क्या क्या अभिलेख लगेंगे और अप्लाई किस तरह से करना, अप्लाई करने का प्रक्रिया क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो पहले एक बार हम इसको समझ लेते हैं, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि आवेदन किस तरह से करना है, लाइव आवेदन करके दिखाने वाला। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी प्रक्रिया समझ में आएगी। गाइज अगर हम बात करें ई श्रम कार्ड के बारे में, तो ई श्रम कार्ड में 12 अंकों का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएन नंबर होगा। ये कार्ड पूरे देश में हर जगह वैलिड होगा और यूएन नंबर जो जारी किया जाएगा वो एक परमानेंट नंबर होगा, यानी एक बार ये नंबर आपको अगर दे दिया जाएगा तो वो हमेशा आपके लिए एक ही नंबर रहेगा, जिसे आप बदल नहीं सकते हैं। इस कार्ड को जीवन भर के लिए वैलिड किया गया है, यानी जब तक व्यक्ति का जीवन रहेगा तब तक ये कार्ड वैलिड रहेगा और इसे रिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आपको इसमें मोबाइल नंबर बदलना हो, आपका पता बदलना हो या फिर जो आपका अकाउंट नंबर हो उसको अपडेट करना हो, तब आपको इसमें संशोधन करने का ऑप्शन मिलेगा जो आप इसमें कर सकते हैं। ई श्रम पोर्टल पर जाकर या फिर आप सीएससी के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना डिटेल भी वहीं से आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट किए जाने वाली जो डिटेल है उसमें मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, कौशल का प्रकार, पारिवारिक विवरण, ये सब डिटेल इसमें शामिल है जिसमें आप संशोधन कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये होगा कि इसको कौन कौन बना सकता है, तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि कौन इस कार्ड को नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये लोग जो है ई श्रम कार्ड को नहीं बनवा सकते हैं। ई श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है, जैसा कि हम लोगों ने भी पीछे बात किया। लिहाजा ईएफओ या फिर ईएसआईसी में अगर कोई मेंबर है तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। कोई भी कारीगर जो गृह आधारित कामगार हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई वेतनभोगी कामगार है, वो ईएसआईसी या फिर ईपीएफओ का सदस्य नहीं है, तो वो असंगठित कामगार कहा जाता है। असंगठित क्षेत्र में प्रतिष्ठान या इकाइयाँ भी शामिल हैं जो सेवाओं या उत्पाद की बिक्री या सेल करती हैं और वहाँ पर कम से कम 10 लोग काम करने वाले अगर एम्प्लॉयड हैं तो वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर ये ईएसआईसी या फिर ईएफओ के अंतर्गत कवर है तो ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। और यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अभी आय को नहीं जोड़ा गया है, यानी अगर आपकी आय कम या ज़्यादा हो तो वो यहाँ मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स पेई हैं तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। बात करें अगर रजिस्ट्रेशन करने के बारे में, तो यहाँ आपको मैं बता देना हूँ कि रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निःशुल्क है, यानी रजिस्ट्रेशन करने का किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप पोर्टल पर जाकर डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा। इस पोर्टल पे 16 से 59 साल का कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और इसके लिए ई श्रम पोर्टल पर आप जाकर खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर किसी
ग्राहक सेवा केंद्र या CSC जिसको बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर से आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात है कि यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। CSC पर हो सकता है कि वो अपना कुछ व्यक्तिगत चार्ज ले ले, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है। तो यहाँ एक चीज़ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसमें क्या क्या ज़रूरी अभिलेख हैं, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे अभिलेख हैं जो इसके लिए ज़रूरी है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए वर्कर्स यानी जो कामगार होगा उसको नाम, अपना पेशा यानी प्रोफेशन क्या है, पता, शैक्षणिक योग्यता और उसका कौशल यानी स्किल, वो किस क्षेत्र में काम करता है, ये सारी जानकारियाँ दर्ज करनी होगी। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार नंबर और आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में आपको अपना बैंक अकाउंट भी रखना पड़ेगा जिसके साथ आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके तहत जो भी कामगार होगा उसके 2 लाख रुपए तक का एक बीमा योजना भी जोड़ा गया है, जिसके तहत वो इसमें कवर रहेंगे, यानी 2 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस भी साथ में आपको मिलने वाला है इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही। उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं और देख लेते हैं। यानी ई श्रम पोर्टल पर जब भी कोई पंजीकरण कराएगा तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा से कवर हो जाएगा। यानी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन श्रमिक यदि दुर्घटना का शिकार हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो विकलांगता में आ जाता है तो उसके 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। वहीं अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो इस योजना के तहत उसे 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। और अगर कामगार की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, यानी जो 2 लाख रुपए का क्लेम है उसको किस तरह से करना है उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। यानी जो भी रजिस्टर्ड कामगार होगा उसकी मृत्यु होने की स्थिति में कामगार के जो नॉमिनी होगा वो परिवार का कोई सदस्य होगा, वो तो उन सभी को दस्तावेजों के साथ ई श्रम पोर्टल या फिर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप इसमें क्लेम कर सकते हैं या फिर आप अपने बैंक से सीधे संपर्क कर सकते हैं। अगर कामगार 60 वर्ष से अधिक आयु का हो जाता है तो यहाँ पर इस प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस योजना में ये सारी लाभ आपको अपने आप ही मिल जाएगी। तो ये थी एक ओवरव्यू ई श्रम पोर्टल या ई श्रम कार्ड के संबंधित। अभी हम समझ लेते हैं कि इसमें आपको आवेदन किस तरह से करना है। तो हम इसके लिए सीधे चलेंगे पोर्टल पर और समझ देंगे किस तरह से आवेदन करना है। तो आइए हम चलते हैं पोर्टल पर और समझते हैं। तो गाइस, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम सीधे अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम सीधे चलते हैं ई श्रम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हम सीधे वहाँ पर आ जाते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप सीधे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, रजिस्टर इज़ टोटली फ्री, रजिस्टर ऑन ई श्रम, और यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन से यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो इस वाले अपडेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप अपना डेटा अपडेट कर सकते हैं। तो गाइज़, हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए हम सीधे इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम एक नए पेज पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर पेज सामने हम लोग के सामने खुल रहा है। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग के सामने जो पोर्टल है वो खुल के सामने आ चुका है। यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म हम लोग के सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिखा हुआ है कि आप आधार लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर भरेंगे और ये जो कैप्चा दे रखा है इसको यहाँ पर भर देंगे। और यहाँ पर कुछ जानकारी चाहिए गई है कि जिसको आपको यस या नो में आपको आंसर दे देना है, जो EPFO और ESIC से संबंधित है, जो यहाँ पर आपको भरना होगा, जिसमें यस और नो में आपको जवाब देना होगा। तो गाइज, यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर भर देता हूँ और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, समझते हैं किस तरह से होता है। और यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा जैसा दे रखा है आप बिल्कुल उस तरह से इसको फिल कर सकते हैं। और यहाँ नो वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट रहने दीजिए। अगर यस करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, जैसा कि हम लोग पीछे जाना है कि EPFO और ESI का जो मेंबर होगा वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। और यहाँ सेंड OTP वाले ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक OTP हमारे मोबाइल पर आ जाएगा जिसको हमें यहाँ पे दर्ज करना होगा। तो गाइज, यहाँ पर OTP आ चुका है जिसको मैं यहाँ दर्ज कर दे रहा हूँ और यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। तो गाइज, जैसे हमने यहाँ पर OTP भर के सबमिट किया,
यहाँ पर अब आधार नंबर चाहा जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आधार नंबर चाहा गया है, तो मैं यहाँ फ़िलहाल आधार नंबर है जो उसको फिल कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पर आपको एग्री कर लेना है, यानी जो टर्म्स कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। तो गाइज जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो हमारे पास फिर से रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा आधार वाले रजिस्ट्रेशन नंबर पे। फिर हमें यहाँ पर जो OTP होगा उसको वैलिडेट करना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ OTP भर दे रहा हूँ, OTP आ चुका है और यहाँ से वैलिडेट कर देना है। तो गाइज जैसे हम वहाँ पे आधार को वैलिडेट कराएंगे तो यहाँ पर जो आपका आधार से संबंधित जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर खुल के सामने आ जाएगा। और यहाँ पर सारी डिटेल एक बार आप देख लीजिए और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना और यहाँ पर कंटिन्यू टू अदर डिटेल के लिए हमें आगे बढ़ जाना है इस पर क्लिक करके। तो गाइज जैसे हम आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमारा प्राइमरी नंबर यानी मोबाइल नंबर जो हो पहले से भरा हुआ है। यहाँ पर आपको अपना एक दूसरा नंबर देना है, जो नंबर आपका खुद का हो सकता है या परिवार में किसी और का भी हो सकता है। यहाँ पर ईमेल आईडी दे देना है, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर सोशल कैटेगरी यानी SC SC OBC जनरल का जो कैटेगरी होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अगर विकलांगता की श्रेणी में आते हैं तो यस या नो के हिसाब से आपको डेटा कंफर्म कर दे रहा है। तो गाइज यहाँ पर मैं डिटेल भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कैसे आपको क्या करना है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल में सारी डिटेल चाहिए गई है। अगर आप मैरिटल स्टेज में मेरिट सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको फादर या हस्बैंड का नाम देने का ऑप्शन आएगा। दोनों में से आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे वो नाम आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो सोशल कैटेगरी यानी कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो रही है उसको अपलोड करने का भी ऑप्शन दे रखा है। आप चाहें तो इसमें अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और यहाँ नॉमिनी के लिए भी ऑप्शन दे रखा है, आप चाहें तो डिटेल भर सकते हैं या फिर आप छोड़ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो हम आ जाएंगे अगले पैरा पे, जहाँ हमें अपना एड्रेस डिटेल कंफर्म कर देना है। और यहाँ पे होम स्टेट पे आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पर यूपी का रहने वाला हूँ तो मैं यहाँ यूपी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और बाकी जो डेटा होगा वो हमारे आधार के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें कुछ थोड़ी बहुत संशोधन करनी होगी। और यहाँ पर आपका अगर परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप इसको ऐसे रहने दें, अदरवाइज आप यहाँ पे जैसे अनचिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर दोनों सेम है तो मैं यहाँ पे टिक रखता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, यानी सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे तो हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने के लिए डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप इसमें से डेटा सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका जो शैक्षिक योग्यता है वो कितना है, उसको आप यहाँ पर भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपना मासिक आय कितना है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। और जहाँ से आप दोनों चाहें तो अपलोड कर सकते हैं या फिर नहीं, यानी आपको अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट आप चाहें तो यहाँ अपलोड कर सकते हैं, आय प्रमाण पत्र आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो आप अगले वाले पेज पे आ जाएंगे जिसपे ऑक्यूपेशन एंड स्किल के बारे में डिटेल भरनी है। शैक्षिक संबंधी डिटेल अपडेट करने के बाद जैसे हम ऑक्यूपेशन एंड स्किल वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर जो भी आपका पेशा होगा उससे संबंधित डिटेल यहाँ पर चाहिए गई है, जिसको भरने के लिए आपको NCO कोड लिस्ट की ज़रूरत होगी। इससे संबंधित लिस्ट यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उसका एक कोड है जिसे आपको वहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो आपका जो भी काम का क्षेत्र होगा आप इस कोड से देख सकते हैं, जो हिंदी में है और समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये करीब करीब 7 पेज का है, जहाँ से आप इस वाली डिटेल को लेकर आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप उस क्षेत्र में कितने समय से काम कर रहे हैं ये डिटेल आपको बता देनी है। और यहाँ पर आपको कोई आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है तो वो आपको भर देना है, उसके लिए भी आपको NC कोड की ज़रूरत होगी और वहीं से आप इसे भर सकते हैं। और आप यहाँ चाहे तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपने कोई ट्रेनिंग ली है या नहीं ली है, इससे संबंधित जानकारी यहाँ पर कंफर्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ फ़िलहाल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि कोई ट्रेनिंग नहीं ली गई है और यहाँ पर सब स्किल के बारे में पूछा गया है, आप चाहे तो इसमें भर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और इसमें पूछा गया है कि आप अपने स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो किस तरह से आपको वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो आप यहाँ पर
भर सकते हैं। और यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर बैंक से संबंधित डिटेल भरनी होगी। उसको भरने के बाद आपको यहाँ पर जहाँ पर प्रीव्यू और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपको अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर बैंक डिटेल भर देता हूँ। बैंक डिटेल में आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर भर देना है और यहाँ पे उसे फिर से कंफर्म कर देना है। और यहाँ पर अकाउंट होल्डर का जो नाम होगा वो आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको IFSC कोड फिल कर देना है। IFSC कोड आप जैसे ही फिल करेंगे तो आपका जो बैंक का नाम और जो ब्रांच होगा आप यहाँ से सर्च करके देख लीजिए, यहाँ पर अपने आप अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यानी जो फॉर्म आपने फिल किया है वो पूरी तरह यहाँ पर ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। आप इसको चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सेव भी कर सकते हैं। फॉर्म कुछ इस तरह से दिखाई देगा और यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर आपको देख लेना और यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना और यहाँ से आपको इसे सबमिट कर देना है। जैसे ही हम यहाँ सबमिट करेंगे तो एक OTP फिर से हमारे मोबाइल नंबर पे आएगा, जिसे हमें यहाँ पर फिल करना होगा। तो गाइज यहाँ पर OTP आ चुका है, जिसको मैं यहाँ फिल कर दे रहा हूँ और यहाँ से इसे वेरीफाई कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ई-श्रम कार्ड बन चुका है बहुत ही आसान तरीके से। ये बिल्कुल आधार कार्ड की तरह ही दिख रहा है और इसमें भी 12 अंकों का एक UN नंबर है, यानी जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आप इसे चाहें तो बाद में कुछ अपडेट वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में एक छोटी सी जानकारी थी जो आपके साथ मैंने शेयर किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जो हैं वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइए गाइज। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।